चित्तौड़ का राजा रावल रतन सिंह वीरता, न्याय और सौंदर्य बोध का प्रतीक माना जाता था। उसका शासन सुचारू, प्रजा सुखी और राज्य समृद्ध था। लेकिन उसके हृदय में एक खालीपन था जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता था। वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल था, परंतु प्रेम से अब तक अनछुआ था। एक दिन महल के पुस्तकालय में उसने एक ग्रंथ देखा, दुर्लभ सौंदर्य की देवियां। पृष्ठ पलटते हुए उसकी दृष्टि एक चित्र पर ठहर गई। एक नारी का चित्र जिसकी आंखें चंद्रमा सी शीतल, चेहरा कमल की भांति खिला हुआ और उसकी मुद्रा में गरिमा थी। नीचे लिखा था, रानी पद्मावती, सिंहल की राजकुमारी। रतन सिंह चित्र को देखता ही रह गया। पहली बार किसी स्त्री के चित्र ने उसके हृदय की गांठ खोल दी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और मन में एक नई बेचैनी। क्या ऐसा सौंदर्य वास्तव में धरती पर संभव है? उसने सोचा। दिन बीते, पर वह चित्र उसकी स्मृति में बस गया। रातों की नींद उड़ गई। कभी चित्र से बात करता, कभी कल्पनाओं में उस रानी को देखता। यह आकर्षण नहीं था, यह कुछ और था, जैसे आत्मा किसी पुरानी पहचान को ढूंढ रही हो। कुछ दिनों बाद एक अवसर आया जब श्रीलंका से आए एक विद्वान दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने सिंहल के राज दरबार, वहां की संस्कृति और रानी पद्मावती की विलक्षण बुद्धिमत्ता, संगीत प्रेम और तेजस्विता की बातें बताईं। रतन सिंह ने संकोच छोड़ सीधे पूछा, क्या वह वास्तव में वैसी ही हैं जैसी कहानियां बताती हैं? विद्वान मुस्कुराए, राजन, शब्दों में उनका वर्णन करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। यदि आपकी आत्मा ने उन्हें पुकारा है तो मिलने का मार्ग भी अवश्य बनेगा। उस रात रतन सिंह ने निर्णय ले लिया। वह अपने सबसे प्रिय मित्र और योद्धा गोरा बादल को साथ लेकर श्रीलंका जाने को तैयार हुआ। राज्य के मंत्रियों और माताओं ने विरोध किया। राजन, क्या एक स्त्री के लिए इतने दूर जाना उचित है? पर रतन सिंह का उत्तर सीधा था। जब हृदय बोलता है तो तर्क मौन हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी के साथ आत्मा का जुड़ाव संभव है तो वह वही है, पद्मावती। सफर लंबा था। जंगल, नदियां, पहाड़ और समुद्र सब पार कर उन्होंने सिंहल की भूमि पर कदम रखा। वहां का वातावरण ही कुछ और था। समुद्री हवाओं में नमक के साथ संगीत था और हर दिशा में हरियाली थी। एक दिन सिंहल के राजमहल के पास उन्होंने एक संगीत सभा में प्रवेश पाया। वहां एक स्त्री वीणा पर राग मल्हार छेड़े बैठी थी। जैसे ही उसकी उंगलियां तारों पर चलीं, आकाश से हल्की फुहारें गिरने लगीं। वह पद्मावती थी। रतन सिंह वहीं ठिठक गया। सांसें रुक गईं, समय ठहर गया। उसका हृदय चुपचाप कह उठा, यह वही है जिसे मेरी आत्मा जन्मों से खोज रही थी। पद्मावती ने उसकी ओर देखा। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिलीं। उस पल में दो अनजाने दिलों के बीच कुछ ऐसा घटा जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। वह सिर्फ एक नजर थी, पर उसमें था विश्वास, परिचय और एक अस्फुट प्रेम। रतन सिंह के होंठों पर मुस्कान थी। वह जान चुका था, उसकी खोज पूरी हुई। संगीत सभा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन रावल रतन सिंह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में वह दृश्य अब भी जीवित था। पद्मावती की वीणा की झंकार, उसकी सधी हुई उंगलियां और आंखों में वो गहराई जिसमें रतन सिंह डूब चुका था। सिंहल की यह भूमि अब उसे पराई नहीं लग रही थी, जैसे वर्षों पुरानी कोई स्मृति, कोई रिश्ता इस धरती से जुड़ा हो। उस रात समुद्र की लहरें किनारे से टकराती रहीं, पर रतन सिंह की नींद नहीं आई। गोरा और बादल से वह बार बार उसी पल का जिक्र करता रहा। क्या तुमने उसकी आंखों में वो अपनापन देखा, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो? गोरा मुस्कुराया, राजन, शायद ये वही प्रेम है जिसे खोजते हुए आप यहां तक आए हैं। अगले दिन सिंहल नरेश द्वारा एक आमोद प्रमोद का आयोजन किया गया। रतन सिंह को सम्मान पूर्वक राजसभा में बुलाया गया। वहां पद्मावती भी उपस्थित थी, राजसी पोशाक में, पर चेहरे पर सहज सौम्यता थी। रतन सिंह और पद्मावती की दृष्टि फिर मिली। वो वही मौन संवाद जिसमें शब्द नहीं थे, पर भाव सब कुछ कह रहे थे। सभा में राजकुमारों और राजकन्याओं के बीच बहुत से संवाद हुए, पर दोनों के बीच सिर्फ दृष्टियों का आदान प्रदान हुआ। कुछ दिनों बाद राजन रतन सिंह को सिंहल नरेश ने व्यक्तिगत रूप से महल भ्रमण के लिए आमंत्रित किया। पद्मावती को उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया। ये दोनों के लिए एक वरदान था, एक दूसरे को जानने का अवसर, खुलकर, बिना किसी औपचारिकता के। महल के बागीचे में गुलमोहर और चमेली की खुशबू के बीच जब वे साथ चले
तो हवा भी ठहर ठहर कर बहने लगी। पहली बार पद्मावती ने स्वयं बात की। राजन, आपने इतनी दूर का कठिन सफर क्यों तय किया? रतन सिंह ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, कभी कभी हृदय को जवाब नहीं चाहिए होता, उसे बस दिशा चाहिए होती है। मुझे लगा मैं आपको पाकर ही पूर्ण हो पाऊंगा। पद्मावती चुप रही, पर उसकी आंखों में कुछ पिघला, शायद संशय, शायद विश्वास। रोज की मुलाकातें अब आत्मीयता में बदलने लगी थीं। वे संगीत, कला, राजनीति और दर्शन पर चर्चा करते, लेकिन उनके संवादों के बीच एक गहरा मौन भी रहता, जो प्रेम की शुरुआत का संकेत था। एक शाम जब सूरज समुद्र की लहरों में समा रहा था और आकाश गुलाबी रंग में रंगा था, रतन सिंह ने पद्मावती से कहा, मैं राजाओं की तरह युद्ध कर सकता हूं, पर इस दिल की जंग में हारना चाहता हूं। आपसे? पद्मावती कुछ नहीं बोली। उसकी पलकों पर एक कंपन थी और फिर उसने धीमे से कहा, राजन, मैं आपसे भयभीत नहीं हूं, पर मैं समय से भयभीत हूं। यह जो भाव मन में उमड़ रहे हैं, क्या वे स्थायी हैं? रतन सिंह ने उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रेम तब जन्म लेता है जब आत्माएं एक दूसरे को पहचानती हैं। हम एक दूसरे को जानने से पहले ही महसूस कर चुके थे। पद्मावती ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा, जैसे सितारों से वादा ले रही हो कि इस प्रेम को कोई ठेस न पहुंचे। उस रात चंद्रमा कुछ अधिक उज्जवल था, समंदर की लहरें शांत थीं और दो दिलों के बीच प्रेम नाम की एक डोर बंध चुकी थी। पद्मावती और रतन सिंह का प्रेम अब केवल नजरों और मौन संवादों तक सीमित नहीं रहा। उनके बीच अब एक ऐसा बंधन बन चुका था जिसे समय की कसौटी पर कसने की घड़ी आ पहुंची थी। सिंहल की भूमि, जहां प्रेम के ये अंकुर फूटे थे, अब इन्हीं प्रेमियों के लिए चुनौती बन गई थी। सिंहल नरेश, पद्मावती के पिता, एक कुशल शासक थे, पर साथ ही राज परिवार की परंपराओं और राजनीति के प्रति अत्यंत सजग भी। उन्हें मालूम चल चुका था कि उनकी पुत्री और चित्तौड़ के रावल के बीच कुछ विशेष संबंध बन रहे हैं। दरबार में यह विषय धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बन गया। कुछ दरबारी इस रिश्ते को सम्मानजनक मानते थे, जबकि कुछ ईर्ष्या और भय से भर उठे थे। एक दिन सिंहल नरेश ने पद्मावती को अपने कक्ष में बुलाया। पद्मा, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से प्रेम करती हो? पद्मावती ने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, मैं उनके हृदय की सच्चाई और आत्मा की गहराई से जुड़ चुकी हूं। नरेश की आंखों में चिंता झलक पड़ी। पद्मा, वह एक वीर राजा है, इसमें संदेह नहीं, परंतु क्या तुम समझती हो कि राजसी जीवन केवल प्रेम पर नहीं, दायित्वों और त्यागों पर टिका होता है? चित्तौड़ की धरती राजस्थान की मरुभूमि है, वहां का जीवन हमारी हरियाली से बहुत भिन्न है। पद्मावती ने धीरे से उत्तर दिया, पिता, प्रेम तो वह शक्ति है जो कांटों में भी फूल खिला सकती है। यदि उनका हृदय मेरा है तो उनकी भूमि भी मेरी होगी। वहीं दूसरी ओर रतन सिंह को भी दरबार में बुलाया गया। सिंहल नरेश ने कहा, रावल, एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का भविष्य सुरक्षित हो। तुमसे पहले भी कई राजा उसका हाथ मांग चुके हैं। तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम उसके साथ जीवन भर न्याय कर पाओगे? रतन सिंह ने नजरों में दृढ़ता भरकर उत्तर दिया, महाराज, मैं राजाओं की तरह वचन नहीं, योद्धाओं की तरह प्रण लेता हूं। यदि पद्मावती मेरी संगिनी बनेंगी तो उनका सम्मान मेरी आत्मा की पहचान होगा। मैं उनके लिए अपने राज्य की सीमाएं नहीं, अपना जीवन समर्पित कर सकता हूं। सिंहल नरेश फिर भी संदेह से ग्रस्त थे। उन्होंने एक परीक्षा की शर्त रखी, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता, धैर्य और सत्य प्रेम का प्रमाण देना होगा। 7 दिन तक तुम और पद्मावती न एक दूसरे से मिलोगे, न कोई संदेश भेजोगे। यदि 7वें दिन भी तुम्हारे हृदय में वही अग्नि जल रही होगी तो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह संपन्न कराऊंगा। यह 7 दिन दोनों प्रेमियों के लिए किसी युग से कम नहीं थे। न रतन सिंह चैन से सो पाया, न पद्मावती मुस्कुरा पाई। महल की बालकनी से वह दूर क्षितिज की ओर देखती, मानो वहां से रतन सिंह की छवि उभर आए। रतन सिंह अपने शिविर में ध्यान मग्न बैठा रहता। हर दिन सूर्य के उदय और अस्त होते ही वह मन ही मन यह प्रतिज्ञा दोहराता, मुझे उससे मिलना नहीं, मुझे उसके लिए जीना है। 7वां दिन आया। सिंहल नरेश ने दोनों को महल के राजउद्यान में आमंत्रित किया। जैसे ही रतन सिंह और पद्मावती एक दूसरे के सामने आए, दोनों की आंखों से अश्रु की धार बह निकली, पर वह आंसू दुख के नहीं, तपस्या की जीत के थे। नरेश ने हाथ उठाकर कहा, आज मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, यह आत्माओं का संगम है। मैं अपनी पुत्री का हाथ रावल रतन सिंह को सौंपता हूं। सभा में पुष्प वर्षा हुई, शंखनाद हुआ, पर इस जीत के पीछे
वे 7 दिन की पीड़ा, संयम और विश्वास छुपा था, जो हर प्रेम की अग्नि परीक्षा बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में।